हमारे चैनल भूतों के खौफ में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं डरावनी कहानी। आज की कहानी सुरेश जी की है, जो गोंडा जिले के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि ये कहानी तकरीबन आज से 20 साल पहले की है और उनकी उम्र उस समय तकरीबन 22 साल की रही होगी, तब उनके साथ एक घटना घटी थी। सुरेश जी अपने गांव से हरियाणा के लिए कमाने के लिए गए थे और वहां पर वो एक नौकरी कर रहे थे। नौकरी अच्छी थी, पैसे भी बहुत बढ़िया मिल रहे थे, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं थी। नौकरी अपने टाइम से करते थे और टाइम से जाते आते थे। इसी बीच नौकरी करते करते कुछ दोस्तों से उनकी दोस्ती हो जाती है और उसी दोस्ती में एक दोस्त की पार्टी होती है और वो पार्टी रात को होती है। सुरेश जी अपना ड्यूटी पूरा करके रात को 9 बजे घर आते हैं और तैयार होकर अपने बाइक से उस दोस्त के पार्टी में उसके घर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी भी साथ में होती है और वो मना करने लगती है, कहती है कि इतनी रात को हम उनके घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और कल जाके उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे कि भाई साहब किसी वजह से हम नहीं आ सकते थे। लेकिन सुरेश जी नहीं माने, अपनी पत्नी की बात को अनसुना करते हुए वो जाने के लिए जिद करने लगे। तब उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा करो, आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी इतनी रात को। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि सुरेश जी की पत्नी का नाम सविता था। सविता पेट से थी, इसलिए उसने मना कर दिया कि देखो जी, मैं आपके इस पार्टी में रात को नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं पेट से हूँ। अगर कहीं ऊंच नीच हो गया तो इसका भुगतान हमको ही करना पड़ेगा। ऐसा करिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आप ही पार्टी में चले जाइए, मैं घर पे ही रहती हूँ। अब सुरेश जी अपनी पत्नी की बात से सहमत होते हैं और अपनी बाइक लेते हैं और अपने दोस्त की पार्टी में चले जाते हैं। वो चलते चलते तकरीबन 10 बजे के करीब अपने दोस्त के पार्टी में पहुंच गए और उनको देखकर उनका दोस्त बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही स्वागत किया। करते धरते 2 घंटे का टाइम यूं ही बीत गया। 2 घंटे के बाद सुरेश जी कहते हैं कि यार, अब मुझे जाना होगा क्योंकि तेरी भाभी गर्भवती है। अगर कहीं ऊंच नीच हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए उनका दोस्त उनको मना भी नहीं कर पाता है और कहता है कि यार, अगर तू रुक सकता है तो रुक जा, नहीं तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि रात की बात है। रात में सारी रोड सन्नाटा से भरी होती है। कुछ न कुछ डरावनी हादसा हो गया या फिर कहीं कुछ हो गया तो मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा। इसलिए ऐसा कर, तू रुक जा और भाभी को सुबह जाके समझा देना। तब सुरेश जी कहते नहीं यार, उसका टाइम भी हो चुका है। हो सकता है कि आजकल लगा हुआ है, कहीं हो सकता है कि आज ही उसका डिलीवरी का टाइम अगर आ गया तो वो मुझे अपने पास न पाकर बहुत दुखी होगी और उसका देखभाल करने वाला भी उस घर में कोई नहीं है। वो कहाँ जाएगी, किसके सहारे रहेगी। इसलिए ऐसा कर, मुझे जाने दे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आराम से चला जाऊंगा। अब सुरेश जी का दोस्त भी मान जाता है और कहता है कि भाई, ऐसा कर, तू ध्यान से जाना क्योंकि रास्ता अंधेरे का है और अंधेरे में कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। भगवान ना करे तेरे साथ कुछ न कुछ हो जाए तो मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा। ऐसा कर, ध्यान से जाना और घर जाते ही मुझे संपर्क करना। तब सुरेश जी कहते हैं कि संपर्क क्या करना यार, मैं घर पहुंच के और जब फैक्ट्री में मिलेंगे तो हम दोनों का हालचाल हो ही जाएगा। उस समय फोन का जमाना नहीं था, ना ही किसी के पास मोबाइल था। अगर होता भी था तो इक्का दुक्का आदमी के पास होता था, हर किसी के पास नहीं होता था। जो बहुत पैसे वाले होते थे उनके पास ही मोबाइल होता था। इसलिए सुरेश जी कहते हैं कि हम फैक्ट्री में मिलकर चल बात करते हैं। इतना कहकर सुरेश जी विदा लेकर चल देते हैं। अब उनके दोस्त के घर से उनका घर जो था, जहाँ पर वो रहते थे, पौने घंटे का रास्ता था। कम से कम 40-45 मिनट का वो रास्ता था।
इसलिए वो सोचते हैं कि गाड़ी तेज भगाऊंगा तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए वो रात में इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती थी, रास्ता सुनसान था, कोई आता जाता नहीं था। वो अपनी फुल स्पीड में चल रहे थे, बड़ी तेज रफ्तार में वो अपनी गाड़ी को चला रहे थे और अपने को बैलेंस भी कर रखे थे कि मैं मतलब मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। मतलब इतना स्पीड में चल रहे थे कि उनकी गाड़ी उनसे संभाला जा सके। वहां से तकरीबन 10-12 किलोमीटर जाने के बाद एक छोटा सा पुलिया पड़ता था। उस पुलिया के थोड़े से दूरी पर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिया के बीचों बीच एक बैलगाड़ी खड़ी है और वो पुलिया इतनी छोटी थी कि एक बैलगाड़ी अगर खड़ी हो जाती है तो वहां से दूसरा कोई भी वाहन या साइकिल तक नहीं निकल सकता था, तो अपनी बाइक लेके कैसे निकलते। अब वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते रहे पी 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 करके, लेकिन वो गाड़ी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सुरेश जी अपने मन में सोचते हैं कि हो न हो, लगता है कि कोई अनहोनी हो गई है। लगता है कि जो गाड़ी चला रहा है वो सो गया है, इसलिए ये बैलगाड़ी पुल पर खड़ी है। तब वो अपने बाइक से उतरते हैं और उस बैलगाड़ी के तरफ जाने लगते हैं। जब बैलगाड़ी के आगे तरफ देखते हैं तो वहां पर गाड़ी तो थी लेकिन कोई बैल नहीं था, बस गाड़ी ही गाड़ी थी। और उस गाड़ी के पीछे एक सफेद कंबल ताने कोई सो रहा था, उसका मुंह ढका हुआ था, वो अपने कंबल से सारा मुंह ढका हुआ था। तब सुरेश जी सोचते हैं कि लगता है कि इसको कोई न कोई परेशानी हो गई है, इसलिए ये इतनी गर्मी में भी कंबल तान के सोया हुआ है। उसको आवाज मारते हैं, भाई साहब, कौन हैं आप? और आप इस गाड़ी को बीच रास्ते में क्यों खड़ा कर रखे हैं? कम से कम रास्ता छोड़कर इस गाड़ी को खड़ा करते ताकि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ न होती और वो आराम से निकल जाते। लेकिन आप तो पुली के ऊपर ही गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, जो हमें आने जाने में तकलीफ हो रही है। इतना बात कहते हैं लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती है। ये देखकर वो और परेशान होने लगते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, आप हमारी आवाज अगर सुन रहे हैं तो कृपया अपनी गाड़ी को साइड कराइए। चलिए ठीक है, आपके पास बैल नहीं है, मैं साइड करा देता हूँ। लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती। ये सोचकर वो धीरे से उस कंबल को खींचते हैं। जब कंबल को वो खींचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वो कंबल खींचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक लड़की सोई हुई है, वो भी अधनंग व्यवस्था में। उसके शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा था, लेकिन वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उनकी निगाहें उस लड़की से नहीं हटती। या तो वो अधरंग व्यवस्था में थी या तो फिर उसकी खूबसूरती पर वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन उसको बेहोश हो और इस हालत में देखकर वो अचंभों में पड़ जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की इस बैलगाड़ी के पीछे कैसे लेटी हुई है। लगता है कि इसका तबीयत खराब है या अधरंग व्यवस्था में देखकर ये सोचते हैं कि इसके साथ कोई न कोई गलत हादसा हो गया है। उसको जगाने की कोशिश करते हैं, उसको आवाज मारते हैं। जब उसको हाथों से अपने टच करते हैं तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता है। बर्फ की एहसास पाकर वो और भी अचंभव में हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये लड़की मर चुकी है क्योंकि बर्फ की तरह ठंडी है, इसके शरीर में कोई भी आहट नहीं हो रहा है। तब सुरेश जी सोचते हैं कि इसके मुंह पर पानी का छींटा मारा जाए, लेकिन वहां पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। तब उनके दिमाग में आता है कि हम पुल के ऊपर खड़े हैं, यानी कि पुल के नीचे कोई न कोई पानी का व्यवस्था जरूर होगा। अगर ये पुलिया बनी हुई है तो आखिर नीचे से पानी तो गुजरता होगा, तभी तो पुलिया बनी हुई है। वो अपना दिमाग लगाकर नीचे उतर जाते हैं और अपनी उंगली में पानी भरकर लेकर ऊपर आते हैं और उसके मुंह पर छींटा मारते हैं। जब उसको पानी का एहसास होता है तो लड़की अचानक उठ के खड़ी हो जाती है और उनको अपने सामने देखकर बहुत ही अचंभव महसूस करती है। तब सुरेश जी उस लड़की से पूछते हैं कि आप कौन हो और यहाँ पर कैसे आप आई हो
और आपका शरीर इतना ठंडा कैसे है? तब उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने पापा के साथ इस बैलगाड़ी में बैठकर जा रही थी अपने घर के लिए, लेकिन कुछ गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और न जाने हमारे पापा के साथ क्या किया होगा, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत किए उन लोगों ने और मुझे यहाँ पर ऐसे ही बेहोशी की हालत में छोड़कर चल दिए। अब पता नहीं उन लोगों ने मेरे साथ क्या-क्या किया होगा, मुझे तो याद ही नहीं है। वो लोग मेरे साथ बड़े बदतमीजी से पेश आ रहे थे और आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? तब वो अपनी बाइक की तरफ इशारा करते हुए बोले कि मैं एक राहगीर हूँ और मैं अपने घर के लिए जा रहा था, इसलिए मैं रास्ते में आपकी बैलगाड़ी को देखा, तो मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए हटाने की कोशिश किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। न गाड़ी यहाँ से हिल रही थी, न डुल रही थी। इसलिए मैं यहाँ आकर जब आपकी चादर को खींचा, आपको आवाज़ मारा, आप उठी नहीं, तब आपकी चादर को खींचा, तब आपको यहाँ बेहोश अवस्था में देखा। तब मैं नीचे से जाकर पानी लेके आया और पानी लेके आकर आपके मुँह पे जब छींटे मारे, तब आप होश में आई हैं। तब उस लड़की ने बोला कि मेरे पापा कहाँ हैं? वो कहाँ गए? क्योंकि मैं अपने पापा के साथ आई थी, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा को ढूँढने के लिए हमारे साथ चलिए, कहीं उस गुंडों ने हमारे पापा के साथ कुछ उल्टा-सीधा काम ना कर दिया हो। इतनी बात सुनकर सुरेश जी हैरान रह जाते हैं कि लड़की को उठा के लेके जाना चाहिए था, यहाँ तो मामला उल्टा है। लड़के को ही, इसके पाप को ही उठा के लेके गए हैं। ये कौन-सा मामला होता है? ये तो कोई बात बनती नहीं है। अब अपने मन में इस बात को सोचते रहते हैं, तभी लड़की आवाज़ मारती है, क्या बात है? आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं? तो चलिए ठीक है, हमारी गाड़ी को धक्का लगाकर साइड में कर दीजिए और आप चले जाइए। हम वैसे भी बहुत दुखी हैं और कोई न कोई मदद के लिए अगर आया तो ठीक है, नहीं तो सुबह देखा जाएगा। उसकी बात सुनकर सुरेश जी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, मैं आपके साथ आपके पिता को ढूँढने के लिए मदद करूँगा और चलिए किधर चलना है? तब लड़की कहती है कि उस समय जहाँ तक मुझे होश था, मेरे पिता को इधर ही लेके जा रहे थे। वो अपनी उँगली से इशारा करते हुए बताती है। तब सुरेश जी उसके साथ उसके पीछे-पीछे उधर को चले जाते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद एक झोपड़ी नज़र आती है और उस झोपड़ी के पास जाकर जब देखते हैं तो एक आदमी अधेड़ उम्र का, कम से कम उसकी उम्र तकरीबन 40-45 या 50 साल की रही होगी। वो एक जगह पर अधनंग व्यवस्था में लेटा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत ही घाव थे और सारे कपड़े फटे हुए थे। जैसे लग रहा था कि उसको सब घसीट-घसीट कर मारे हैं। इस तरीके का अनुमान लगाया जा सकता था। तब उस आदमी को देखकर वो लड़की चीख-चीख कर रोने लगती है और उसके पास जाकर पिताजी, पिताजी कह के आवाज़ लगाने लगती है। ये देखकर सुरेश जी हैरानी में पड़ जाते हैं कि यही है इसका पिताजी। चलो मिल गया इसका बाप, कोई बात नहीं। अब इसको उठाकर हम इसके बैलगाड़ी में रखवा कर अब अपने घर को चले जाएँगे और ये भी बैलगाड़ी हाँकते हुए चाहे किसी तरीके से अपने घर को चली जाएगी। लेकिन सारा काम उल्टा ही होता है। जैसे ही वो लड़की अपने उस शरीर को देखकर पिताजी की आवाज़ लगाती है, तो वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और बड़ी ही गहरी आवाज़ में हँसने लगता है, जैसे उसकी आवाज़ कोई गहरे कुएँ से आ रही हो, आवाज़ फटी-फटी। ये देखकर सुरेश जी और भी डर जाते हैं और कहते हैं कि मैं कहाँ आके फँस गया। तब तक वो पीछे मुड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तब उस लड़की का हँसने की आवाज़ आती है। वो भी जैसे हँस रही थी जैसे उसका बाप हँस रहा हो और ये सुनकर वो और हैरान रह जाते हैं। वो तो सोचते हैं कि मैं तो किसी छलावा के जाल में फँस गया हूँ और वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पैर वहाँ से उठ ही नहीं पाता। जैसे लग रहा था कि उनका पैर जकड़ गया है
वहाँ से हिल ही नहीं पाता। उनके पैर में जैसे जान ही नहीं है। वो अपना पैर उठा ही नहीं पा रहे थे। ये देखकर वो और भी डर जाते हैं। कहते हैं कि अपने मन में सोचते हैं कि लगता है कि मैं अब बचूंगा नहीं और मेरा लास्ट टाइम आ गया है। इसलिए मुझे अब मरना तय है, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये मुझे मारकर ही छोड़ेंगी, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। आत्माओं के पास न दिल होता है न दिमाग होता है। ये अपना साथी बनाने के लिए किसी को भी मार सकती हैं। इतना सोचने के बाद वो दोनों इतनी डरावनी शक्ल बना लेते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम हमारी जाल में फंस गए हो। अब तुम्हें मरना ही होगा। तुम भी हमारे साथ भूत बनकर हमारे साथ शामिल हो जाओगे। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हें पता नहीं है कि आज कौन सी रात है और इस रात में हम लोगों की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इसलिए तुम अपने बचने के लिए कोई न कोई उपाय ज़रूर कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा उपाय नहीं चलेगा, क्योंकि आज की रात के दिन कोई उपाय किसी को काम नहीं आता है। अब तुम्हें मरना ही होगा, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सुरेश जी और भी घबरा जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि अब तो मरना ही है, इसलिए भगवान का सुमिरन करो। लेकिन उन्हें किस भगवान का नाम लेना है, लेकिन भगवान का कोई नाम ही नहीं आता है। तब तक अचानक उनके मन में हनुमान चालीसा चलने लगता है। वो जो मन में हनुमान चालीसा चलता है, उनके मुंह से वही निकलता है। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जो ही दो चार लाइन हनुमान चालीसा का पढ़ते हैं, तब तक वो भूत और जो भूतनी होती है वो पीछे हटने लगती है। ये देखकर सुरेश जी के मन में थोड़ा सा संतोष होता है कि हनुमान चालीसा हमारे काम आया, और वो पढ़ते ही जाते हैं। कुछ देर पढ़ने के बाद उनका पैर उठना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके अपने गाड़ी की तरफ भागते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं करते हैं। पढ़ते पढ़ते अपने गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी को स्टॉप करते हैं। तब तक वहाँ बैलगाड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। सारा रास्ता साफ हो चुका था और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपनी गाड़ी को स्टॉप करते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और इतनी तेज गाड़ी भगाते हैं कि समझ लो कि अगर कोई रास्ते में आ गया तो ब्रेक भी मारना मुश्किल हो जाता। लेकिन रात का समय था, इसलिए वो अपनी गाड़ी को इतनी तेज भगाते हैं कि सीधे अपने घर के पास ही जाके रुकते हैं और अपने घर का गेट का दरवाजा खटखटाते हैं। तब उनकी पत्नी आकर गेट को खोलती है और कहती है कि आप आ गए, क्या जरूरत थी इतनी रात को आने की? हाँ। तब वो बोलते हैं सुरेश जी, कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट थी इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मेरा दोस्त तो आने ही नहीं दे रहा था और कह रहा था कि रात को जाना ठीक नहीं है। और वही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ बहुत ही डरावनी घटना हुई है, इसलिए मैं किसी तरीके से बच बचाकर यहाँ आया हूँ। तब उनकी पत्नी कहती, क्या आपके साथ हुआ है? तब सुरेश जी कहते हैं कि अभी बताने का समय नहीं है। ऐसा करो, तुम गेट से साइड हटो और मुझे अंदर आने दो और फिर सुबह हम बात करते हैं। किसी तरीके से सुरेश जी जाकर अपने बेड पे लेटते हैं और उनको नींद कहाँ आने वाली थी। इतना वो डरे हुए थे कि नींद नाम का कोई चीज़ नहीं था। और फिर किसी तरीके से सोते-सोते बहाने बनाते हुए किसी तरीके से उनको नींद आई और वो सवेरे जब सोकर उठे, तब उनकी पत्नी कहती है कि क्या बात हुआ है? तब वो अपनी सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ घटना घटी है। तब उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा करिए, चलिए किसी मंदिर में या किसी पुजारी के पास या सोखा ओझा के पास हम आपको दिखाएँगे। हो सकता है आज नहीं तो कल ये चीज़ें आप पर अटैक करें तो बड़ा ही नुकसान होगा, इसलिए पहले सतर्क होना ज़रूरी है। तब उनकी पत्नी अपने सुरेश जी को लेकर
एक मंदिर में पहुंचती है। वो हनुमान जी का मंदिर था और वहां पहुंचने के बाद अपने पति को पुजारी जी से सारी घटना बताने को कहती है। तब सुरेश जी अपनी सारी घटना उस पुजारी जी को बताते हैं। तब पुजारी जी उनकी सारी घटना सुनकर अपने मंत्र से तब पुजारी जी कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भूत प्रेत का छाया नहीं है और तुम्हारा शंका समाधान करने के लिए मैं एक लाल धागा आपको देता हूँ। इस धागे को आप 6 महीने तक अपने गले में या कलाई में बांध के रखना। 6 महीने से पहले नहीं हटाना। तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। अगर कोई चीज भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरेश जी ऐसा ही करते हैं। 6 महीने तक उस धागे को अपने गले में और कलाई में बांध के रखते हैं। 6 महीने क्या, जब तक वो धागा अपने आप टूट के गिर नहीं गया तब तक उनके गले में ही पड़ा था। और इस तरीके से एक कहानी को हम समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद सूरज जी के साथ कोई घटना नहीं घटी इस तरह की। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों तक ये कहानी हमारी पहुंच रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार।